जी बेटे, आज हमारा प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन लॉस। कि याद हो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्रोबेबिलिटी में जब भी मल्टीप्लिकेशन की टर्म यूज होती है तो उस मल्टीप्लिकेशन टर्म के लिए हम एक मैथमेटिकल नोटेशन यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं इंटरसेक्शन का। और इंटरसेक्शन के लिए आप टर्म मल्टीप्लिकेटिव लॉ का वर्ड भी यूज करते हैं, या आप इसके लिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का वर्ड जो है उसको भी आप क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। अब याद रखें, आपने दो तरह के इवेंट्स पढ़े थे, एक इंडिपेंडेंट इवेंट था और एक डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मैंने आपको बताया था कि अगर एक इवेंट की अकरेंस जो है वो दूसरे इवेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं करती तो उस इवेंट को हम नाम देते थे इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर एक इवेंट की अकरेंस जो है वो दूसरे पे इफेक्ट करती है, जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमने डिस्कस किया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने देखा था कि हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, हमारे पास कुछ कंडीशंस थी। अगर वो कंडीशन रिस्ट्रिक्शन वो इम्पोज कर देता है तो फिर जो आपके इवेंट्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं बेटा, डिपेंडेंट इवेंट्स बन जाते हैं। या उसकी सिंपल डेफिनेशन थी कि occurrence of one event affect the occurrence of the other event, कि अगर एक इवेंट की occurrence दूसरे पे क्या करती है, इफेक्ट करती है, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास इवेंट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटे? वो इवेंट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स बन जाएंगे। अब देखें, अब हम चलते हैं, हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन लॉस। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, कि हमारे पास कोई भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए गए, एक ए दिया, एक उसने हमें बी दिया। अब वो कहता है कि इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, इसकी मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करो। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, आप सिंपल कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल probability of A multiplied by probability of B। तो आप सिंपल पहले A की प्रोबेबिलिटी ले ले, फिर B की प्रोबेबिलिटी ले ले, उन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, आपके पास आ जाएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये आपके पास क्या कहलाएगी, क्या क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसी तरह अगर वो कहता है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स लेने, अब डिपेंडेंट का मतलब कि कोई ना कोई कंडीशन इंपोज है, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज है। और याद रखें, अगर कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन वो इंपोज करता है तो फिर याद रखें जो आपके पास प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये जो लॉ बनेगा वो मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट हो। और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। कि उसने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है, कंडीशन इंपोज की है, हमारे इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, लिहाजा फिर इसके ऊपर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली टर्म जो है वो क्या करेंगे, यूज करें। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। दोनों में से कोई भी आप टर्म जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे
वो देखें, वो सिंपल कहता है एग्जाम्पल, ये आपके पास 6.20 है आपके बुक के ऊपर, आई थिंक पेज आपका 220 होगा उस पे। वो कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 15 आइटम्स, 4 of which are defective and 11 are good. 2 items are selected. What is the probability that the first is good and second is defective? वो कहता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास 15 आइटम्स हैं और उन 15 आइटम्स में से 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और 11 जो हैं वो क्या है बेटा, गुड है। अब वो कहता है 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड, कि हमने 2 आइटम सिलेक्ट करने हैं। अब देखें, अब इससे पहले आप सिंपल में गए थे, अगर तो वो कहता है कि 2 आइटम्स आपने सिलेक्ट करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गुड या फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 इज गुड एंड 1 इज डिफेक्टिव, तो आप रूल ऑफ कॉम्बिनेशन जो था वो इसको क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब बेटे वो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो वो सिंपल आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो पहला आइटम है वो गुड है और जो दूसरा आइटम है वो क्या है, डिफेक्टिव है। इसका मतलब अब कंडीशन लगा दी है उसने, उसने रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है कि पहला आपका गुड होगा, दूसरा आपका क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। क्लियर हो गया बेटे? तो इसका मतलब अब उसने स्टेटमेंट में ही हमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या की है, इंपोज की है। और अगर स्टेटमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दे, कंडीशन इंपोज कर दे, तो फिर याद रखें वो आपका जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ बनेगा कौन सा, डिपेंडेंट इवेंट का बनेगा। अब इसमें उसने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की। अब देखें, अब मैं सोल्यूशन में आता हूं। वो कहता है डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 4, गुड कितने हैं, 11, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 15 आइटम्स हो, अगर आप ऊपर स्टेटमेंट में देख लें। ठीक है, अब हम कहते हैं कि लेट ए बी द इवेंट डिनोट फर्स्ट आइटम इज गुड, जो हमने हमारा पहला आइटम है वो क्या है, गुड है। लेट बी बी द इवेंट दैट सेकंड आइटम इज डिफेक्टिव, कि बी हमारे पास एक इवेंट है कि हमारा जो सेकंड आइटम है वो क्या है बेटा, डिफेक्टिव है। अब देखें, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उसने ऊपर अगर स्टेटमेंट में देखे तो उसने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि आपका फर्स्ट आइटम जो है वो क्या है बेटा, गुड है। एंड ये देखें, एंड का वर्ड उसने क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें, अब उसने क्योंकि कंडीशन लगाई थी कि पहला गुड है और दूसरा जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। पहला गुड है और दूसरा आपका क्या है बेटा, डिफेक्टिव है। ये अब उसने हमें यहां पर क्या इंपोज की है बेटा, रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है। ये क्या की है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है। क्लियर हो गया? अब देखें तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि पहला गुड है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। बी गिवन ए का मतलब कि दूसरा डिफेक्टिव है जबकि गुड हम पहले फाइंड आउट कर चुके। बी गिवन ए का मतलब क्या है, क्योंकि कंडीशन है कि पहला गुड है। बी का मतलब क्या बनेगा, बी गिवन ए का मतलब क्या बनेगा कि सेकंड डिफेक्टिव है जबकि पहला गुड हम क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी कंडीशंस होती हैं तो आपकी सैंपल स्पेसेस जो हैं वो क्या होती हैं, रिड्यूस होती। क्लियर हो गया? अब देखें, अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी में जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए क्या है, गुड।
अब देखिए सैंपल स्पेस में गुड हमारे पास कितने पड़े हैं 11, तो 11 टोटल कितने हैं 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया 11/15, क्योंकि अब कंडीशन है, अब हमने गुड एक गुड निकाल लिया, इसका मतलब अब हमारी सैंपल स्पेस रिड्यूस होगी। अब गुड हमारे पास कितने रह गए 10 रह गए, टोटल हमारे पास कितने रह गए 14 रह गए, क्योंकि एक आइटम हमारा क्या हो गया निकल गया, एक आइटम हमारा क्या हो गया निकल गया, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो लिहाजा अब सैंपल स्पेस आपकी जो रिड्यूस हुई कि गुड अब आपके पास 10 रह गए हैं और टोटल आपके पास कितने रह गए 14 रह गए। अब बी गिवन ए लेते हैं, अब बी का मतलब डिफेक्टिव, अब डिफेक्टिव आपके पास 4 ही हैं और टोटल अब आपके पास कितने रह गए थे 14, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या आ गया 4/14, बी गिवन ए क्या आ गया 4/14 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44 डिवाइडेड बाय 210, तो ये 0.16 आ गया, ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आई 0.16। अब देखें, अब नेक्स्ट के अंदर वो कहता है आपके पास अगला जो आइटम है वो कहता है वो कहता है 2 कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज हर्ट। अब उसने कंडीशन लगाई है कि सेकंड कार्ड जो है वो आपका क्या है हर्ट है, इसका मतलब कि उसने हमें ये नहीं कहा कि फर्स्ट कार्ड कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हर्ट भी हो सकता है, फर्स्ट जो है वो हर्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन सेकंड कार्ड जो है वो आपका क्या होना चाहिए हर्ट होना चाहिए। वो कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी आप क्या करो फाइंड करो। अब हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं जी बेटे, अब हम इसके सोल्यूशन में आते हैं। अब सोल्यूशन में उसने हमें क्या कहा कि उसने कहा था कि हमने एक कार्ड जो है 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ करने हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, और प्रोबेबिलिटी हमने लेनी थी कि सेकंड कार्ड हर्ट है। अब अगर आप सैंपल स्पेस में, मैं इसकी शॉर्ट सी सैंपल स्पेस बनाता हूं, अगर आपको याद हो प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 52, क्लियर है। अब उसने पूछा हर्ट का है, तो हर्ट हमारे पास कितने हो गए 13, और रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे 39 बचे, तो ये देखें 39 लिखी। अब देखें, मैं कहता हूं लेट H1 डिनोट एन इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज हर्ट, कि पहला कार्ड जो है वो हर्ट है। H2 डिनोट द सेकंड कार्ड इज हर्ट, कि सेकंड कार्ड भी जो है वो क्या है हर्ट। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है H2 कि सेकंड कार्ड हर्ट है, इसका मतलब अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, याद रखें हमारी 2 पॉसिबिलिटीज बननी है, 2 पॉसिबिलिटीज, बार बार बता रहा हूं कि उसने सेकंड कार्ड हर्ट का है। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला कार्ड भी हर्ट हो सकता है और दूसरा कार्ड भी क्या हो सकता है हर्ट हो सकता है। तो देखें क्या है प्रोबेबिलिटी H1 इंटरसेक्शन H2 कि पहला भी हर्ट है और दूसरा भी हर्ट है, क्लियर। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला कार्ड हार्ट का नहीं है जबकि दूसरा कार्ड जो है वो हार्ट का है। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी H1 कंप्लीमेंट, अगर H1 हार्ट है तो H1 कंप्लीमेंट क्या है कि ये हार्ट नहीं है, इंटरसेक्शन H2। अब अगर दोनों केसेस में हमने H2 निकालना है, दोनों केसेस में देखें तो आपका H2 जो है वो क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। पहले केस में H1 है, दूसरे केस में H1 कंप्लीमेंट है, इसका मतलब पहला हार्ट है दूसरा भी हार्ट है।
पहला हार्ट नहीं है जबकि दूसरा हार्ट है। अब देखें, अब इसको हम लिखेंगे, अब दूसरा है, अब ये कंडीशन है कि दूसरा ही हार्ट है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 के पहला हार्ट है जबकि दूसरा हार्ट है, जबकि पहला हार्ट आ चुका है, H2 गिवन H1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन H1 कॉम्प्लीमेंट, कि दूसरा हार्ट है जबकि पहला हार्ट आ चुका है। क्लियर हो गया? अब देखें, ऊपर चलता हूं। अब हार्ट के कार्ड कितने हैं? 13। टोटल कितने हैं? 52, तो 13/50। अब देखें, अब एक हार्ट का कार्ड निकल गया तो बाकी कितने बच गए? 12 बच गए। क्योंकि याद रखें, जब भी गिवन होता है तो सैंपल स्पेस को रिड्यूस करना है। जो एक कार्ड निकल गया उसको सैंपल स्पेस में से रिमूव करना है। तो एक कार्ड अगर आपका निकला तो अब हार्ट के कितने कार्ड? अब हार्ट का कार्ड निकला है ना, ये देखें, तो हार्ट के कितने कार्ड रह गए? 12। टोटल कितने रह गए? 51। तो सेकंड हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/51। क्लियर हो गया बेटे? अब देखें, आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कॉम्प्लीमेंट। अब H1 का मतलब हार्ट नहीं है। अब हार्ट के कार्ड कितने हैं? नहीं है। इसका मतलब रिमेनिंग कार्ड देखें कितने हैं? 39, टोटल 52। ये देखें, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब एक कार्ड निकल गया तो रिमेनिंग कार्ड कितने बच गए? 38। टोटल कार्ड कितने बच गए? 51। रिड्यूस हो गया। एक कार्ड रिमूव कर दिया, रिमेनिंग कार्ड निकला था उसको निकाल दिया, तो रिमेनिंग कार्ड 38 रह गए, टोटल 51 रह गए। अब देखिए, अब इसमें से हार्ट निकालना है, और हार्ट कितने हैं? 13। तो 13 डिवाइडेड बाय 51 जी। अब देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/17 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो 13/68। दोनों का टोटल किया तो 17/64। आपके पास 1/4। क्लियर हो गया बेटे? आंसर आपके पास 1/4। अब देखें, क्वेश्चन है अगला, मैं चलता हूं, इंपॉर्टेंट है ये भी। वो कहता है बॉक्स ए कंटेन्स, ये आपकी एग्जांपल वो 6.20, 21 और 22, ये थर्ड आपकी 6.22 एग्जांपल है। वो कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स। बॉक्स बी कंटेन्स 3 ग्रीन, 3 रेड एंड 6 येलो बॉल। अब सबसे पहले देखें, ये मैंने सॉल्यूशन में बॉक्स ए बनाया, बॉक्स बी बनाया। अब बॉक्स ए में ग्रीन 5 है, रेड कितनी है? 7 है, टोटल कितनी हो गई? 12। ये देखें, 5 7, दोनों का टोटल किया 12। बॉक्स बी में क्या? ग्रीन कितनी है? 3, रेड कितनी है? 3, येलो कितनी है? 6, टोटल कितनी हो गई? 12। 2 बॉक्स बन गए। अब स्टेटमेंट गौर से पढ़ें। वो कहता है अ बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। वो कहता है सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट करो। पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहले बॉक्स को क्या करो? सिलेक्ट करो। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, कि पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से बॉल जो है उसको क्या करना? ड्रॉ करना। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, के प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो आपकी बॉल ड्रॉ हुई है वो क्या है? ग्रीन है। अब स्टेटमेंट को गौर से देखें। सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट करें, फिर उसमें से क्या निकालें? ग्रीन बॉल निकालें। अब देखें, देयर आर 2 केसेस।
इसको मैं एक अल्टरनेटिव वे से जो है उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं बेटे, सॉल्व कर सकते हैं। अब अल्टरनेट वे क्या है, देखिए केस 1 मैंने बनाया सबसे पहले, वो कहता है बॉक्स ए इज सिलेक्टेड एंड ग्रीन बॉल ड्रॉ, के पहले ए को सिलेक्ट किया और उसमें से ग्रीन बॉल निकाल। केस 2 क्या बना, बॉक्स बी इज सिलेक्टेड एंड ग्रीन बॉल ड्रॉ, कि फिर बॉक्स बी को सिलेक्ट किया और उसमें से ग्रीन बॉल मैंने क्या की, ड्रॉ की। पहले उसने क्या कहा कि ए को सिलेक्ट करके ग्रीन बॉल निकालो, फिर उसने कहा कि बी को सिलेक्ट करके क्या निकालो, ग्रीन बॉल। अब देखें, अब ये सबसे पहले मैंने बॉक्सेस के ऊपर लिखा, ये देखें 1/2 1/2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बॉक्स। अब देखें कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, तो इसका मतलब ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अगर ये 3 बॉक्स होते तो हर बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 होती, क्योंकि एक बॉक्स है 1, टोटल बॉक्स कितने हैं 3, तो 1/3। अगर 4 बॉक्स होते तो हर बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, वो बेसिक फार्मूला। अब 2 बॉक्स हैं तो ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो। जी बेटे क्लियर है। अब देखिए केस 1, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2। अब केस 1 क्या था, बॉक्स ए इज सिलेक्टेड, अब ए की प्रोबेबिलिटी देखें 1/2 आ गई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया हुआ है एंड का मतलब इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई, एंड ग्रीन बॉल। अब देखिए ग्रीन कितनी है ए में 5, टोटल कितनी है 12, तो 5/12 क्लियर, प्लस केस 2 बॉक्स बी इज सिलेक्टेड, अब बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड ग्रीन बॉल, और ग्रीन देखो कितनी है 3, टोटल कितनी है 12, तो 3/12 जी। अब देखें 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 तो 5/24, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 तो 3/24, दैट इज 8/24, 1/3। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रीन बॉल की 1/3।